ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट द सेक्शन थर्ड। तो पहला क्वेश्चन है आपका एपिडेमियोलॉजी क्या है और वेरियस टर्म्स। तो एपिडेमियोलॉजी की हम बात करें तो इट इज द स्टडी ऑफ डिसीज एंड रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस के बारे में स्टडी करना होता है। तो हम बात करते हैं एपिडेमिक की। एपिडेमिक क्या होता है? कोई भी ऐसी डिसीज या एनी डिसीज जो सडनली बहुत ज्यादा फैल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? सडनली इंक्रीज इन एनी डिसीज, तो उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। और पेंडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक सडनली इंक्रीज होना किसी डिसीज का। पेंडेमिक ये है कि उसका वर्ल्ड वाइड और एक से अधिक कंट्री में होना। जैसे कि कोविड-19 जब ये चाइना तक सीमित था तो दैट वाज द एपिडेमिक, लेकिन जब पूरे वर्ल्ड में लाइक यूएसए, इंडिया सब जगह फैलने लगा तो हम उसको बोलते हैं पेंडेमिक। फिर एंडेमिक क्या होता है? एनी डिसीज दैट इज प्रेजेंट, कांस्टेंट प्रेजेंट, मतलब कुछ ऐसी डिसीजेस होती हैं जो आई और कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है, जैसे कि मलेरिया हो गया। फिर आपका क्वारंटाइन क्या होता है? क्वारंटाइन क्या होता है? जनरली इट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट। क्वारंटाइन मीन्स कि पर्सन का एंडेमिक या एपिडेमिक या पेंडेमिक के कारण उनके मूवमेंट को बंद कर देना, रिस्ट्रिक्शन कर देना, ये कहलाता है क्वारंटाइन। और आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन जो सिक पर्सन है उसको सेपरेट कर देना नॉर्मल लोगों से, तो इट इज कॉल्ड द आइसोलेशन। तो epidemiology is what? It is the study of disease and health related issues like their causative agent, their treatment, awareness related to that. फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इम्यूनिटी एंड टाइप्स। इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज द डिसीज कॉजिंग एबिलिटी ऑफ अवर बॉडी, और हमारी सेल्स में जो डिसीज कॉजिंग एबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी की बात करें तो ये दो तरीके की होती है। एक होता है हमारी बॉडी में नेचुरल और दूसरा होता है एक्वायर्ड। नेचुरल मीन्स ऑलरेडी किसी चीज से, मतलब किसी डिसीज कॉजिंग एजेंट से लड़ने की कैपेबिलिटी नॉर्मली बॉडी में है, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल। और एक होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि जो वी गॉट फ्रॉम द एनी सोर्स, किसी सोर्स से हमको मिल रही है। तो अब इसमें भी एक्वायर्ड दो तरीके की होती है। एक होता है आपका नेचुरल, एक होती है नेचुरल और एक होती है आपका आर्टिफिशियल। नेचुरल एक्वायर्ड की हम बात करें तो एक्वायर्ड की हम बात करें तो एक्वायर्ड होती है आपकी एक्टिव और पैसिव होती है। इसको इस तरीके से समझते हैं। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल तो नेचुरली किसी चीज से लड़ने की जो कैपेबिलिटी है वो। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है आपकी एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब आपकी बॉडी ने खुद उसको बनाया। अब एक्टिव भी दो तरीके से हो सकती है, एक तो नेचुरल और आपका एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल की हम बात करें एक्टिव की, तो जैसे नेचुरली कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, उस इन्फेक्शन के कारण हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना ली, उसको हम बोलते हैं एक्टिव, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियल क्या होती है? जैसे कि हमने डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स होते हैं, तो वैक्सीन का पर्पस क्या होता है? उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस से रिलेटेड इम्यूनिटी हमारी बॉडी में बन जाए, जो कि बचपन से बच्चों को दी जाती है। तो जो बचपन से बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है वो एक तरीके की क्या है? आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, लेकिन आर्टिफिशियल है, खुद बॉडी ने नहीं जनरेट किया, उसको वैक्सीन के थ्रू जनरेट किया गया है। तो आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और जो नेचुरली जनरेट हो जाती है तो एक्वायर्ड नेचुरली, कोई बैक्टीरिया ने अटैक किया उसके कारण हमारी बॉडी ने जनरेट कर दी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? पैसिव इम्यूनिटी मतलब डायरेक्टली एंटीबॉडी और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को देना। इसमें भी नेचुरली हो जाता है, जैसे मदर से बच्चे को ट्रांसफर जो इम्यूनिटी होती है प्लेसेंटा को, वो नेचुरल है। आर्टिफिशियल मतलब डायरेक्ट किसी को एंटीबॉडीज देना, वो आपका कहला जाता है पैसिव इम्यूनिटी का आर्टिफिशियल फॉर्म। तो इम्यूनिटी की हम बात करें तो नेचुरल होती है आपका और एक्वायर्ड होती है। नेचुरल हमारी बॉडी की खुद की एबिलिटी कि वो किसी पर्टिकुलर डिसीज से फाइट करने के लिए एबल होती है। एक्वायर्ड आपका एक्टिव और पैसिव होती है। एक्टिव की बात करें तो एक्टिव में भी दो होते हैं। नेचुरली कोई बैक्टीरिया आके आपकी बॉडी में अटैक कर रहा तो आपकी बॉडी ने उस पर्टिकुलर बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी बनाई, और हमने वैक्सीन के थ्रू जब हमने कोई चीज करी तो वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाएगी। पैसिव जिसमें डायरेक्ट एंटीबॉडीज हम ट्रांसफर करते हैं, जैसे नेचुरल में मदर टू फीटस या मदर टू प्लासेंटा, और डायरेक्ट किसी को एंटीबॉडीज देना, ये आपका पैसिव इम्यूनिटी में कहलाता है। फिर आपका नेक्स्ट हेल्थ सिस्टम क्या होता है एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या है। हेल्थ सिस्टम की बात करें तो इट इंक्लूड ऑल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, सोशल वर्कर, सभी चीज को इंक्लूड करके जो हम बोलते हैं हेल्थ सिस्टम कहलाता है। बेसिकली दे वर्क फॉर पब्लिक हेल्थ एंड सोशल नीड।
और इसके लिए वेरियस हम थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स भी इसमें दे सकते हैं, जैसे कि आपका इसमें आ जाएगा कंपोनेंट इसके क्या होंगे, तो हेल्थ केयर सर्विसेज आ जाएंगी, मैन पावर्स में जैसे आशा वर्कर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉस्पिटल्स हो गए आपका, और हेल्थ इंफॉर्मेशन सर्विसेज, तो ये कुछ इसके कंपोनेंट हो गए। फिर हेल्थ केयर के लेवल की हम बात करें तो प्राइमरी लेवल में आपका प्राइमरी हेल्थ केयर आ जाएगा, सेकेंडरी लेवल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ जाएगा, टर्सरी हेल्थ केयर में आपका सुपर स्पेशलिटी आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो आपका कम्युनिकेबल डिसीज के लिए, एक होता है आपका NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, दैट इज फॉर द HIV और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। फिर आपका होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो बच्चों में स्टार्ट हो जाता है, लाइक अलग अलग टीके लगना। फिर आपका होता है नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम, जो TB को एलिमिनेट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे डॉट्स थेरेपी। फिर कुछ अदर इसमें प्रोग्राम है जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के लिए होते हैं, जैसे नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, टोबैको का यूज कम करने के लिए। फिर मैटरनल एंड चाइल्ड से रिलेटेड जैसे जननी सुरक्षा योजना। फिर RBSK राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके किस चीज के, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के। फिर हेल्थ इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन हेल्थ, हेल्थ में कैसे हमारा जो है एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन हेल्थ। तो एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट इंक्लूड एयर, सॉइल, वाटर और जितने भी हमारे आसपास चीजें हैं, दैट इज रिलेटेड विद द एनवायरनमेंट, और ये डायरेक्टली हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। जैसे वाटर, एयर जो है हमारी लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, लंग से रिलेटेड डिसीज को जनरेट करता है, जिसको हम एयरबॉर्न डिसीज बोल सकते हैं। फिर आपका वाटर के कारण डिसीज जो होती है हमारे स्टमक को इफेक्ट करता है। सॉइल जो रिलेटेड डिसीज है, जैसे पेस्टिसाइड का यूज करेंगे तो उसके कारण, तो इस तरीके से इसमें आंसर करना है। फिर नेक्स्ट हमारा डाइटरी सप्लीमेंट क्या होता है, ड्रग फूड इंटरेक्शन क्या है। डाइटरी सप्लीमेंट इज व्हाट, स्पेशल काइंड ऑफ फूड डिजाइन टू प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स। तो जैसे हमने देखा फोर्टिफाइड फूड हो गया, ये एक तरीके का स्पेशल फूड होता है, डाइटरी फूड होता है जिसमें कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर एक एग्जांपल हमने देखा था गोल्डन राइस, जेनेटिकली मॉडिफाइड फीड रिच इन विटामिन ए, तो ये डाइटरी फूड कहलाते हैं। फिर इसके अलावा न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स और स्पेसिफिक डोजेस फॉर्म प्रोवाइड किए जाते हैं टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, ये आपके डाइटरी फूड कहलाते हैं। ड्रग और फूड इंटरेक्शन क्या होता है, कई बार जो है ड्रग और फूड इंटरेक्ट करके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ड्रग फूड इंटरेक्शन। लाइक मिल्क और टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, जब हम इसको मिल्क के साथ में दे देंगे तो कैल्शियम के साथ में टेट्रासाइक्लिन जो है कॉम्प्लेक्स बना लेगी, तो हमको थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो एक एग्जांपल हो गया आपका ड्रग और फूड इंटरेक्शन का। फिर वॉरफेरिन एक एंटीकोएगुलेंट ड्रग है, यदि हमने इसको विटामिन के रिच फूड के साथ में दे दिया तो एक आपका एंटीकोएगुलेंट का काम कर रहा है और विटामिन के भी क्लॉटिंग के लिए काम कर रहा है, तो ये उसका अपोजिट रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलता है। जैसे डायूरेटिक जो यूरिन आउटपुट के लिए दिए जाते हैं, ये बहुत ज्यादा पोटेशियम की कमी कर देते हैं बॉडी में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डाइटरी सप्लीमेंट एंड ड्रग फूड इंटरेक्शन। फिर नोट्स ऑन पोलियोमेलाइटिस एंड हेपेटाइटिस। पोलियोमेलाइटिस के कारण बात करें तो पोलियो वायरस के कारण होता है ये, और ये जनरली इन्फेंट जो चिल्ड्रन है उनको इम्पैक्ट करता है और पैरालिसिस में होता है। हम हेपेटाइटिस की बात करें तो ये लिवर से रिलेटेड डिसीज है, इसमें आपका वायरस होता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी। फिर डिफाइन आपको नेक्स्ट है आपका कुछ एग्जांपल, जैसे डिफाइन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, सार्स, मर्स, कोविड-19 एंड H1N1, ये क्या है। तो इसकी हम बात करें, सार्स की हम बात करें तो ये होता है आपका सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जनरली ये जो है सार्स को चाइना में ये प्रेडिक्ट किया गया था सबसे पहले। फिर मर्स की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये सऊदी में इसको देखा गया था। ये इट इज ऑल रिलेटेड विद द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 जो है आपका, ये आपके लंग्स को इम्पैक्ट करता है, निमोनिया, ब्रीदिंग से रिलेटेड इश्यूज आती हैं। H1N1 आपका स्वाइन फ्लू जो है ये कहलाता है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।